हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द न्यू लेक्चर। बच्चों, हम लोग कर रहे थे सीक्वेंसेस चैप्टर को, और लास्ट वीडियो में मैंने किया था कोचीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स, जिसमें मैंने उसकी कोचीज फर्स्ट थ्योरम की मैंने स्टेटमेंट भी बताई थी और साथ में उसका प्रूफ भी आपको बताया था। और आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं कोचीज सेकेंड थ्योरम ऑन लिमिट्स। इसकी हम स्टेटमेंट भी करेंगे और साथ में इसके प्रूफ को भी करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी स्टेटमेंट है, इफ़ सीक्वेंस ए एन इज ए सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म्स एंड लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन अपॉन ए एन, यानी कि ये रेशो है ए एन और ए एन प्लस वन टर्म की, एग्जिस्ट वेदर फाइनाइट और इनफाइनाइट, देन लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन रेज पावर वन बाई एन इज इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन अपॉन ए एन। ठीक है, ये थी इसकी डेफिनेशन कोचीज सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट्स की। अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि आपके पास कोई सीक्वेंस है जो कि पॉजिटिव टर्म की सीक्वेंस है, ठीक है, और आपके पास अगर ए एन प्लस वन अपॉन ए एन एग्जिस्ट कर रहा है, चाहे वो फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रहा हो या इन्फानाइटली एग्जिस्ट कर रहा हो, ठीक है ना। मैंने यहाँ पर लिखा है वेदर फाइनाइट और इन्फानाइट, फाइनाइट भी हो सकता है और इन्फानाइट भी हो सकता है। तो ऐसे में क्या होगा कि इसकी जो लिमिट आएगी ना, मान लो इसकी लिमिट अगर एल आ रही है, तो हमारे पास जो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन रेज पावर वन अपॉन एन होगा ना, इसकी लिमिट और इसकी लिमिट जो होगी वो इक्वल होगी। यही कोचीज सेकंड थ्योरम हमको कहती है। मैं फिर से बता रहा हूँ कि कोई सीक्वेंस है जो कि पॉजिटिव टर्म की सीक्वेंस है, और आपके पास अगर ये जो रेशो है ए एन प्लस वन अपॉन ए एन, अगर ये एग्जिस्ट कर रही है, चाहे वो फाइनाइट हो या चाहे वो इन्फानाइट हो, तो क्या होगा कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन रेज पावर वन बाई एन, ए एन की पावर वन बाई एन होगी। ठीक है, इसकी लिमिट जो होगी और जो इस रेशो की लिमिट होगी, वो दोनों जो लिमिट्स होंगी वो बराबर होंगी। ठीक है, यही जो कोचीज सेकंड थ्योरम है ये कहती है। अब यही स्टेटमेंट मैंने आगे शॉर्ट में भी लिखी हुई है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, और इफ़ ए एन इज ग्रेटर देन जीरो एंड ए एन प्लस वन अपॉन ए एन कन्वर्जेस टू एल, देन nth रूट ऑफ ए एन कन्वर्जेस टू एल। सेम वही मतलब है। यहाँ पर अगर रेशो की जो लिमिट है वो एल आ रही है, तो जो nth रूट है उसकी जो लिमिट होगी वो भी एल ही आएगी। ये जो यानी यहाँ पर एन लिखा हुआ है nth रूट को रिप्रेजेंट कर रहा है ए एन टर्म के। तो अब हम करेंगे इस स्टेटमेंट का प्रूफ, और इस स्टेटमेंट का प्रूफ जो हम करेंगे वो टू केसेस में करेंगे, क्योंकि जो रेशो की लिमिट है वो या तो इन्फानाइट होगी या तो वो फाइनाइट होगी। ठीक है, मैंने अभी आपको बोला ये फाइनाइट भी हो सकती है और इन्फानाइट भी हो सकती है। तो मैं दोनों केसेस को बारी बारी से डिस्कस करूंगा। पहले फाइनाइट को कर लूँगा, उसके बाद मैं इन्फानाइट के बारे में भी डिस्कस करूँगा। तो अभी हमने प्रूफ में करना क्या है कि हमारे पास जो रेशो की लिमिट आ रही है, हमने बताना है कि ए एन के जो nth रूट है उसकी लिमिट भी उसी रेशो के लिमिट के बराबर आ रही है। ठीक है, मतलब हमारे पास इस जो रेशो की जो लिमिट है वो गिवन होगी, और हमने शो करना है कि ए एन के जो nth रूट है उसकी लिमिट भी वही आ रही है। ठीक है, अभी आपको पता चल चुका है हमने प्रूफ क्या करना है। तो अभी मैं बारी बारी से दोनों केसेस को डिस्कस करने वाला हूँ। तो केस वन लेता हूँ मैं, जब रेशो की जो लिमिट है वो फाइनाइट है। ठीक है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन अपॉन ए एन इज इक्वल टू एल, वेयर एल इज फाइनाइट एंड यूनिक। ठीक है, इसकी जो लिमिट है वो एल है, और ये जो एल है वो फाइनाइट एंड यूनिक है। तो मतलब अभी हम फाइनाइट वाले केस को डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर ये ऐसा है तो हम यहाँ पर कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन को लगा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, गिवन एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो हाउएवर स्मॉल देयर एग्जिस्ट एम बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर सच दैट। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, मोड ऑफ ए एन प्लस वन अपॉन ए एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन बाई टू फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एम। ठीक है, ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस की हमने डेफिनेशन लगा दी है। अब हम क्या करेंगे कि हम अभी आगे इस मोड को खोल देंगे, और जब हम मोड को खोलते हैं तो हम यहाँ पर प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। तो प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम देखेंगे कि जो ये रेशो है कौन से इंटरवल के बीच में लाई कर रही है। तो उसमें हम क्या करते हैं, जब हम मोड को खोलेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस एप्सिलॉन बाई टू इज लेस देन, ये जो बीच में जो होता है वैसे रहता है, एंड लेस देन एप्सिलॉन बाई टू आ जाएगा। अब मैंने रेशो को देखना है, तो यहाँ पर माइनस एल तो प्लस एल मैं तीनों साइड करूँगा, तो मेरे पास आ जाएगा एल माइनस एप्सिलॉन बाई टू इज लेस देन ए एन प्लस वन अपॉन ए एन इज लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन बाई टू। ठीक है, तो मेरे पास जो रेशो है वो यहाँ पर इनके बीच में लाई कर रही है, फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एम। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, पुट कर देंगे एन इज इक्वल टू एम, एम प्लस वन, एम प्लस टू एंड सो ऑन एन माइनस वन। ठीक है, ये वाला स्टेप जो है ये इंपॉर्टेंट है। इसमें हम जब पुट करेंगे, एन की जगह हमने पहले एम पुट करना है, फिर हमने एम प्लस वन पुट करना है, फिर एम प्लस टू करना है, एंड सो ऑन एन माइनस वन तक हम इसको पुट करेंगे। तो मेरे पास क्या मिल जाएगा, देखो एल माइनस एप्सिलॉन बाई टू, यहाँ पर तो ये सेम रहेगा, राइट हैंड साइड वाला जो है वो भी सेम रहेगा, बीच में जो एन है हमने वहाँ पर चेंज करके लिखना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एम भरूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा एम प्लस वन अपॉन एम, एम प्लस वन अपॉन एम। सेकंड में मैं भरूंगा यहाँ पर एम प्लस वन, तो यहाँ पर एन की जगह अगर एम प्लस वन भरूंगा तो वन प्लस वन टू बन जाएगा, यानी कि एम प्लस टू आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा एम प्लस वन, एम प्लस टू अपॉन एम प्लस वन।
नेक्स्ट हम n की जगह पुट करेंगे m+2, तो यहाँ पर बन जाएगा ऊपर m+3 और नीचे आ जाएगा m+2, यहाँ पर आ जाएगा am+3 अपॉन am+2। ऐसे ही हम सो ऑन करेंगे और लास्ट हम करेंगे पुट n-1 n की जगह, ठीक है। n-1 पुट करेंगे तो +1 और -1 कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा an और नीचे आ जाएगा an-1, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है an-1। अब हम क्या करेंगे, इन सारी की सारी जो मेरे पास यहाँ पर इक्वेशंस आई हैं इन सबको मैं मल्टीप्लाई करके लिखूंगा। लेफ्ट साइड में मैं लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई कर दूंगा और सेंटर वाला जो मैं सेंटर में मल्टीप्लाई कर दूंगा और राइट वाला जो है मैं राइट में मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पर क्या आ रहा है L-ε/2 L-ε/2, ये कितनी टाइम आ रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है ना, ये कितनी टाइम आ रहा है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि हमने यहाँ पर क्या किया था, m से लेके n-1 तक के हमने नंबर्स यहाँ पे पुट किए हुए थे। तो ये टोटल नंबर्स कितने हैं, n-m नंबर्स हैं, ठीक है ना, n-m नंबर्स हैं ये टोटल। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर कितनी बार मल्टीप्लाई किया, n-m टाइम्स हमने इसको मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा L-ε/2 रेज़्ड पावर n-m, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो मैंने बोला यहाँ सेंटर वाले हम सभी इन सभी को मल्टीप्लाई करके लिखने वाले हैं। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा am+1 अपॉन am इंटू am+2 अपॉन am+1, ठीक है। तो ये देखो am+1 जो है वो नीचे आ रहा है और यहाँ पर ऊपर आ रहा है, और ये दोनों जो है वो मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, तो ये और ये कट जाएंगे। ऐसे ही m+2 जो है वाला ये am+2 वाला ये दोनों कट जाएंगे। आगे am+3 जो है उसके आगे भी एक और जो टर्म आएगी उसका भी am+3 होगा डिनोमिनेटर में, तो वो दोनों कट जाएंगे। ऐसे ही सो ऑन ये कटते जाएंगे। देखो यहाँ पर क्या हुआ था कि मेरे पास जो am+1 था वो कट गया था am+1 के साथ, तो यहाँ पर मेरे पास फर्स्ट टर्म में क्या बचा था, am जो है वो डिनोमिनेटर में बचा हुआ था। ऐसे ही सो ऑन जब हम जाएंगे ये एक दूसरे के साथ कटते जाएंगे और हमारे पास लास्ट में बचेगा क्या, देखो ये जो am+2 है ना वो इस am+2 के साथ कट हो रहा है, तो वैसे ही an-1 जो वो पीछे भी कोई an-1 जो होगा वो नोमिनेटर में होगा उसके साथ ये कट जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ मेरे पास बचेगा an, तो मेरे पास टोटल टर्म यहाँ पे क्या बचेगी an अपॉन am, जो कि पहले बचा हुआ था। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ an अपॉन am, दिस इज लेस देन, ये सारे के सारे सेम है। ये कितने टाइम आ रहे हैं, L+ε/2 रेज़्ड पावर n-m टाइम्स आ रहे हैं, ठीक है। n-m टाइम्स मैंने इसको ऐसे लिख दिया है, ठीक है। सिंपल सा था ये यहाँ तक जो मैंने किया हुआ है। देखो मैं यहाँ पर एक्चुअल में करना क्या चाह रहा था, देखो मैंने जो स्टार्टिंन में था मैंने रेशो की जो लिमिट थी मैंने वो L ली थी, और मैंने शो करना है कि an रेज़्ड पावर 1/n की लिमिट भी L ही है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे को चाहिए क्या an रेज़ पावर 1/n, बट यहाँ पर क्या आ रहा है an अपॉन am। तो यहाँ पर पहले मेरे को चाहिए an ना, तो यहाँ पर am जो है वो एक्स्ट्रा आ रहा है, तो मैं am को यहाँ से हटाऊंगा, और कैसे हटाऊंगा, मैं तीनों साइड am के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो नेक्स्ट मेरे पास क्या आ जाएगा, तो नेक्स्ट मैंने am को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ से हट जाएगा वो, यहाँ पर आ जाएगा am और यहाँ पर भी आ जाएगा am। अब मैंने बोला मेरे को चाहिए an रेज़ पावर 1/n, तो मैं यहाँ पर सभी की पावर का 1/n ले लूँगा ना, ठीक है, मतलब पावर में मैं 1/n ले लूँगा। तो यहाँ पर आ जाएगा am की पावर भी 1/n हो जाएगी, इसकी पावर भी 1/n हो जाएगी, यहाँ पर इसकी पावर 1/n होगी, यहाँ पर भी सेम हुआ और यहाँ पर भी सेम हो गया। तो अभी मेरे पास an रेज़ पावर 1/n आ चुका है। तो अभी मैंने प्रूफ क्या करना है कि इसकी जो लिमिट है वो L ही आ रही है। तो अभी मैं इसको कैसे प्रूफ करने वाला हूँ, आप इसको ध्यान से देखना। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखो, यहाँ पर था n-m अपॉन n, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, n अपॉन n माइनस m अपॉन n, n अपॉन n 1 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 माइनस m अपॉन n। वही मैंने सिर्फ नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर पावर को ही सोल्व किया हुआ है, 1 माइनस m अपॉन n। सिमिलरली यहाँ पर भी आ जाएगा 1 माइनस m अपॉन n, और मैंने इसको नेम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। अब आप देखोगे कि लेट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, जब n इन्फिनिटी को टेंड होगा तो मैं पहले इस लेफ्ट हैंड साइड को भी देखूंगा और फिर राइट हैंड साइड को भी देखूंगा कि इनकी जो लिमिट है वो क्या आ रही है, ठीक है। तो जब मैंने यहाँ पर n टेंड किया इन्फिनिटी को, तो ये जो लिमिट है इसकी लिमिट क्या आ जाएगी, देखो ये वाली जो पूरी की पूरी टर्म है पहले मैंने वही यहाँ पे लिखी हुई है। और अब आप यहाँ पे देखोगे कि am जो है वो कोई फिक्स्ड टर्म है, ठीक है। अगर इसकी जगह अगर an होता तो वो nth टर्म होती, और nth टर्म क्या है वो हमको पता नहीं है, क्योंकि ये सो ऑन इन्फानाइट भी हो सकती है। बट am जो है वो कोई फिक्स्ड टर्म है, ठीक है, ये किसी फिक्स्ड टर्म को डिनोट कर रही है। तो यहाँ पर क्या है कि फिक्स्ड टर्म की पावर 1/n है, और जो 1/n होता है वो 0 को अप्रोच करता है। तो फिक्स्ड टर्म की पावर अगर 0 होगी तो वो क्या बन जाएगा 1, यानी कि ये क्या बन जाएगा 1, ठीक है, इसकी वैल्यू जो 1 बन जाएगी। और क्यों हुआ, क्योंकि am जो है वो कोई फिक्स्ड टर्म है, और वैसे भी जो m है वो n से छोटा है, ठीक है। n जो है वो सो ऑन काफ़ी बड़ा हो सकता है, बट m जो है वो कोई फिक्स्ड टर्म है। तो ये वाली जो चीज़ है वो मेरे पास बन जाएगी 1, एंड यहाँ पर L-ε/2 एंड 1 माइनस m अपॉन n। तो यहाँ पर जब मैं n को इन्फिनिटी भरूंगा तो m मैंने जैसा कि अभी आपको बोला कि ये n से छोटा है, तो अगर छोटा है और n जो है वो इन्फानाइट हो सकता है, तो इन्फानाइट है तो ये वाली जो टर्म है वो क्या बन जाएगी 0, तो इसकी पावर बचेगी 1। तो मेरे पास टोटल क्या बचा 1 इंटू L-ε/2, यानी कि बन जाएगा L-ε/2, ठीक है। इसकी लिमिट आ गई L-ε/2। सिमिलरली यहाँ पर मैंने वही किया है, बस यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर आ जाएगा L+ε/2,
ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड की भी मैंने लिमिट निकाल दी और राइट हैंड साइड की भी मैंने लिमिट यहाँ पे निकाल दी है। अब आप देखोगे कि इसकी लिमिट अगर ये आ रही है और इसकी लिमिट ये आ रही है, तो मैं यहाँ पर कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन को लगा सकता हूँ। तो मैं दोनों में बारी बारी से यहाँ पर कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन लगाऊंगा। तो मैंने यहाँ पर कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन लगा दी है। गिवन एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट m1 m2 बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर सच दैट, ये जो मेरे पास जो फर्स्ट वाला जो था ये और माइनस जो लिमिट आ रही है वो कर दी मैंने मोड में एप्सिलॉन बाई 2 फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू m1। ठीक है, यहाँ पर मैंने अभी m1 लिखा हुआ है और नेक्स्ट मैं इसके लिए करूँगा तो मैं यहाँ पर m2 लिख दूंगा। भाई सेम किया हुआ है मैंने, ये वाली टर्म पहले मैंने यहाँ पे लिखी, माइनस जो लिमिट थी मैंने वो की, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू m2। ये मैंने कैसे किया, ये मैंने कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग किया है। ठीक है, और कन्वर्जेंट सीक्वेंस, डाइवर्जेंट सीक्वेंस, ऑस्किलेटरी सीक्वेंस, इन सब पर मैं पहले ही वीडियोज़ को अपलोड कर चुका हूँ। तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देख लेना। तो अब मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगा, मेरे पास जो आया एक ये वाले आ रही है लिमिट की जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैंने किया था और एक ये वाला आ रहा है। अब मैं इन दोनों में जो मोड है इन दोनों को खोल दूंगा। तो सबसे पहले मैं ऊपर वाली जो टर्म है उसका अगर मैं मोड खोलता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, देखो जब मैं मोड खोलूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस एप्सिलॉन बाई 2 इज लेस देन, जो बीच में जो टर्म है ये इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 हो जाएगा। अब मेरे को सिर्फ ये चाहिए, तो एक्स्ट्रा यहाँ पर क्या आ रहा है, एल माइनस एप्सिलॉन बाई 2। तो ये जो एल माइनस एप्सिलॉन बाई 2 है वो यहाँ पर भी आ जाएगा और यहाँ पर भी आ जाएगा ऐड होके। ठीक है, तो ऐड में मतलब प्लस के साइन के साथ आएगा ये, तो यहाँ पर आ जाएगा एल माइनस एप्सिलॉन बाई 2 माइनस एप्सिलॉन बाई 2 और बीच में जो ये वाली टर्म है सिर्फ यही बचेगी, इज लेस देन एल माइनस एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि आप देखोगे कि ये माइनस एप्सिलॉन बाई 2 है और ये माइनस एप्सिलॉन बाई 2 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ये 2 टाइम्स एप्सिलॉन बाई 2 बन जाएगा और 2 के साथ 2 कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा सिर्फ माइनस एप्सिलॉन, तो ये बन जाएगा एल माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन, जो बीच में जो टर्म थी मैंने वो वैसे ही लिखी हुई है, ये था माइनस एप्सिलॉन बाई 2 और ये था प्लस एप्सिलॉन बाई 2, ये और ये कट जाएंगे तो आपके पास सिर्फ बचेगा एल। तो यहाँ पर आ जाएगा एल फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू m1, क्योंकि हमने सिर्फ पहले वाले को ही सोल्व किया हुआ है और मैंने इसको नेम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली आप दूसरे का भी जो ये मोड है, आप इस मोड को खोलोगे और आप देखोगे कि ये जो है सीक्वेंस जो आपके पास दिया हुआ था ये, तो ये किस इंटरवल के बीच में लाई कर रहा है, ये किसके बीच में लाई कर रहा है, आपने पहले वो पता लगाना है। तो जैसा मैंने ये सेकंड इक्वेशन का निकाला वैसे ही आप अभी इसका भी निकाल लोगे। माइनस एप्सिलॉन बाई 2 पहले यहाँ आ जाएगा, दिस इज लेस देन, जो बीच में वो वैसे का वैसे रहेगा, लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। ये जो है यहाँ मोड की प्रॉपर्टी होती है ये। ठीक है, जब आप मोड खोलते हो तो आप कैसे खोलते हो ये मैंने आपको बताया था, शायद ये मैंने आपको रियल एनालिसिस की शुरुआत में ही बताया था जब मैंने प्रॉपर्टीज़ बताई थी आपको मॉडुलस फंक्शन की। फिर आपने क्या करना है, आपको सिर्फ सेंटर में ये चाहिए, तो यहाँ पर ये माइनस का है तो आप यहाँ पर इसको हटाने के लिए क्या करोगे, तीनों साइड आप प्लस एल प्लस एप्सिलॉन बाई 2 करोगे, तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, जब आप इसको सोल्व करोगे एल प्लस एप्सिलॉन बाई 2 आ जाएगा और माइनस एप्सिलॉन बाई 2 था और माइनस एप्सिलॉन बाई 2 और प्लस के ये जो एप्सिलॉन बाई 2 ये कट जाएगा, तो यहाँ पर आएगा सिर्फ एल जो कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। सिमिलरली आप यहाँ पर करोगे राइट साइड में, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास एल प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू m2। अभी हमने फर्स्ट वाले को भी कर दिया सोल्व और सेकंड वाले को भी कर दिया है, तो अभी मैंने इसको नाम दे दिया है थर्ड इक्वेशन। बस हमारा जो आंसर है वो लगभग आने ही वाला है। अब हम क्या करेंगे, लेट चूज p इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ m1 m2 एंड m। ठीक है, जो मैंने यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 3 जो मैंने लिखी हुई है ना, या जो मैंने पहले लिखा हुआ था, उन सब में जो m था, m1 और m2 था, मैंने उसका जो मैक्सिमम है मैंने p को चूज़ कर लिया है। तो आपको इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 से क्या मिलेगा, अब देखो सबसे पहले आप इक्वेशन नंबर 2 को देखो, ये जो टर्म है ये किससे बड़ी है, ये एल माइनस एप्सिलॉन से बड़ी है। ठीक है, यहाँ पर एल माइनस एप्सिलॉन बाई 2 है, आप इस टर्म को ध्यान रखना, और यहाँ पर एल प्लस एप्सिलॉन बाई 2 है, तो ये वाली जो टर्म है ये एल माइनस एप्सिलॉन से बड़ी है और ये वाली जो टर्म है ये एल प्लस एप्सिलॉन से छोटी है। ठीक है, यहाँ पर प्लस है ना, प्लस के टाइम में ये एल प्लस एप्सिलॉन से छोटी हो रही है और माइनस के टाइम में एल माइनस एप्सिलॉन से बड़ी हो रही है। तो अभी आप इक्वेशन नंबर 1 को देखोगे अगर, तो ये वाली जो टर्म थी माइनस वाली, ये माइनस वाली जो टर्म थी एल माइनस एप्सिलॉन से बड़ी थी और ये जो है ये एल प्लस एप्सिलॉन से छोटी आ रही थी, ये वाली जो टर्म है। तो यानी कि एल माइनस एप्सिलॉन से बड़ी आ रही है ये वाली टर्म और ये एल प्लस एप्सिलॉन से छोटी आ रही है, यानी कि जो ए एन रेस पावर 1/n है वो एल माइनस एप्सिलॉन और एल प्लस एप्सिलॉन के बीच में आ रहा है ना। ठीक है ना, जब आप यहाँ पे लिखोगे ना, जो पूरा अगर आप कंबाइन करके लिखोगे इक्वेशंस को, तो आपके पास जो ए एन रेस पावर 1/n है वो एल माइनस एप्सिलॉन और एल प्लस एप्सिलॉन के बीच में आएगा। तो वही मैंने आगे लिखा हुआ है कि जो ए एन रेस पावर 1/n है वो एल माइनस एप्सिलॉन और एल प्लस एप्सिलॉन के बीच में आ रहा है फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू पी, क्योंकि मैंने पी को मैक्सिमम चूज कर लिया था।
तो अब आप लोग देखोगे कि हमारे पास तो ये आंसर ही आ चुका है। ये तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन ही होगी ना, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि एल यहाँ पर भी आ रहा है या एल यहाँ पे भी आ रहा है ऐड में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस एल कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस एल, और ये एल कट हो जाएंगे, और यहाँ पर माइनस एप्सिलॉन है, यहाँ पे प्लस एप्सिलॉन है, तो ये मोड लग जाएगा यहाँ पे, मोड ऑफ ए एन रेस पावर 1/n माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन बन जाएगा। ठीक है, बन गया ना, फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू पी। और ये बन गई कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन। दैट मीन्स ए एन रेस पावर 1/n जो वो कन्वर्ज कर रहा है एल पर, when n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन रेस पावर 1/n इज इक्वल टू एल हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया था कि रेशो की लिमिट एल ली थी, और हमने ए एन रेस पावर 1/n की लिमिट को भी हमने एल प्रूफ कर दिया है। तो यही तो हमने प्रूफ करना था, और यही कोचीज सेकंड थ्योरम का प्रूफ है। तो ये तो था जब रेशो की जो लिमिट है वो फाइनाइट है। अगर रेशो की लिमिट इनफाइनाइट होगी तो उसके लिए हमको अलग केस लेना पड़ेगा। तो उसका प्रूफ भी छोटा सा है केस 2 का, तो आप जल्दी से उसको भी देख लीजिए। तो सेकंड केस में क्या है कि जो रेशो की जो लिमिट है व्हेन n टेंड्स टू इन्फिनिटी वो आ रही है इनफाइनाइट, और मैंने यहाँ पर पॉजिटिव भी लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि जो सीक्वेंस था वो पॉजिटिव टर्म का सीक्वेंस था। तो पॉजिटिव को जब हम पॉजिटिव टर्म से हम जब डिवाइड करेंगे तो वो तो हमेशा पॉजिटिव ही होगी ना, और ये अगर इनफाइनाइट है तो पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ ये जाएगा। ठीक है ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पर पॉजिटिव साइन भी लगाया हुआ है। तो मतलब अगर जब इनफाइनाइट होगी इसकी लिमिट तो हम इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे ना। अब देखो आप, जब हम किसी नंबर को हम जीरो से डिवाइड करते हैं तो वो तो अनडिफाइंड हो जाता है, लेकिन हम उसको क्या बोलते हैं कि वो इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्या होता है कि जब हम किसी नंबर को जीरो से डिवाइड करते हैं तो वो इन्फानाइट हो जाता है। ठीक है, वैसे तो अनडिफाइंड होता है, बट हम किसी नंबर को जब हम जीरो से डिवाइड करते हैं हम बोलते हैं कि वो इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। तो मतलब हमने अगर किसी नंबर को जीरो से डिवाइड किया तो वो इन्फानाइट हो रहा है, बट जब हम इसी को हम उल्टा कर देंगे, इस नंबर को मतलब 0/a कर देंगे हम, जैसे मैंने अभी यहाँ पर किया, पहले a/0 था तो वो इन्फानाइट हो रहा था, जब मैंने 0/a किया तो वो क्या हो जाएगा, नोमिनेटर में अगर 0 आ रहा है तो वो दैट इज इक्वल टू 0 हो जाता है। ठीक है, बस मैंने वही चीज़ यहाँ पर की हुई है कि अगर an + 1/an जो इन्फानाइट हो रहा है तो an/an + 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा ना। मैंने इस वाली टर्म को मैंने उल्टा कर दिया है, विच इम्प्लाइज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/an + 1/1/an। ठीक है, मैंने इसी चीज़ को मैंने बस यहाँ पे लिखा हुआ है। जब आप इसको करोगे सॉल्व तो आपके पास वापस यही चीज़ बन जाएगी, an ऊपर चला जाएगा और an + 1 नीचे आ जाएगा, यही चीज़ आ जाएगी। ठीक है, मैंने यहाँ पर रेसिप्रोकल इसको कर दिया यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू 0 था। अब देखो 0 जो फाइनाइट एंड यूनिक है, 0 जो फाइनाइट एंड यूनिक है, तो अब क्या हो रहा है कि रेशो है यहाँ पर, तो उसकी जो अगर लिमिट फाइनाइट एंड यूनिक होगी तो क्या होगा, जो सीक्वेंस होगा उसकी पावर अगर 1/n करोगे तो उसकी लिमिट भी वही आएगी ना। तो यहाँ पर मैं अभी कुछ वैसा ही करने वाला हूँ जो मैंने केस 1 में प्रूफ किया, अभी मैं उसी का यूज़ यहाँ पे करने वाला हूँ। अब मैंने क्या किया कि ये जो 1/n है उसको मैंने xn कंसिडर कर लिया है, 1/n को मैंने xn कंसिडर किया हुआ है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा xn, और 1/an + 1 है, इसका मतलब क्या xn + 1 हो गया ये। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है xn + 1, ऊपर जो बन रहा था अपॉन में आ गया xn, तो बन गई ना यहाँ पे रेशो xn + 1/xn। ठीक है, मैंने यहाँ पर इस सीक्वेंस को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया है, और xn जो है वो 1/an है। तो अभी इस रेशो की जो लिमिट है वो 0 आ रही है, वो फाइनाइट है, तो क्या होगा कि xn की पावर 1/n इज इक्वल टू 0 होगा ना। यही तो कोचीज सेकंड थ्योरम बोलती है, और हमने केस 1 में हमने इसको ऐसे प्रूफ भी किया है बिकॉज ऑफ केस 1 जो कि मैंने प्रूफ किया हुआ था। तो इसकी लिमिट भी 0 ही होगी, बट xn जो था वो एक्चुअल में हमारे पास था क्या, जो मैंने कंसीडर किया हुआ था xn इज इक्वल टू 1/an था ना, तो वही मैंने यहाँ पर भर दिया 1/an रेस पावर 1/n इज इक्वल टू 0 हो जाएगा व्हेन n टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा। तो अब अगर ये 0 हो रहा है तो जैसा कि मैंने अभी स्टार्टिंग में किया था, मतलब मैंने उसको जब उल्टा किया था तो इन्फानाइट से वो 0 बन गया था, तो जब मैं इसको दोबारा से उल्टा करूंगा तो 0 से ये क्या बन जाएगा, इन्फानाइट बन जाएगा। तो an रेस पावर 1/n क्या बन जाएगा हमारे पास, इन्फानाइट बन जाएगा। तो यही तो हमने प्रूफ करना था कि जो रेशो की लिमिट अगर इन्फानाइट है तो an रेस पावर 1/n जो है वो भी इन्फानाइट होगा। तो हमने सेकंड केस को भी अभी हमने प्रूफ कर दिया है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात है, द कन्वर्स ऑफ द अबव थ्योरम इज नॉट ट्रू। ठीक है, जो इसका कन्वर्स है इस थ्योरम का वो ट्रू नहीं है। जैसे कि मैंने आपको कोचीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट में भी बताया था, वैसे ही यहाँ पर भी है कि इसका जो कन्वर्स है वो ट्रू नहीं है। कन्वर्स में क्या होगा कि an की पावर अगर 1/n है ना, और अगर उसकी लिमिट l आ रही है तो ज़रूरी नहीं है कि जो रेशो है रेशो की लिमिट भी l ही आए। ठीक है, कन्वर्स का मतलब यही होता है। दैट्स इट, यही था हमारा कोचीज सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट्स का प्रूफ और उसकी स्टेटमेंट। सो आई होप आपको ये लेक्चर जो है वो समझ में आया होगा और इसका प्रूफ भी आपको समझ में आया होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम सब सीक्वेंसेस एंड कोचीज सीक्वेंसेस के बारे में बात करेंगे, और फिर ये जो सीक्वेंसेस का जो चैप्टर है ये खत्म हो जाएगा। और हमने सेकंड बुक जो अलजेब्रा है हमने वो भी शुरू की हुई है, तो आप चाहो तो उनकी वीडियोस को भी देख सकते हो, चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, और फ्यूचर में उनमें जो वीडियोस है वो और ज़्यादा अपलोड होती जाएंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।